नमस्कार। आज की हमारी चर्चा होगी महर्षि अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों के ऊपर। हम सब ये जानते हैं कि महर्षि अरविंद घोष एक महान भारतीय दार्शनिक, योगी, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारक हैं, जिन्हें भारतीय विचारकों के सम्राट का दर्जा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में था। कई बार उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तक कह दिया जाता है। हम सब ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की तरह ही उनके विचार भी वेदांत दर्शन पर आधारित है, गीता के कर्मयोग पर आधारित है और उन परिस्थितियों के सापेक्ष है जो परिस्थितियां उस वक्त भारत में थी। यानी भारत ब्रिटिश लोगों की गुलामी झेल रहा था, दास्ता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में अरविंद घोष का उदय यद्यपि एक ऐसे परिवार में हुआ जो पाश्चात्य संस्कृति में पला बढ़ा था और इनकी शिक्षा दीक्षा भी इंग्लैंड जाकर हुई, किंतु इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो रहा था और युवा होने के साथ वो प्रेम एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में परिणत हुआ। जब हम उनके जीवन का अध्ययन करते हैं तो 3 अवस्थाओं में हम उन्हें पाते हैं। प्रथम, जब बड़ौदा नरेश की सेवा में वो हाजिर हुए, ब्रिटेन से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहां पर जो कुछ अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, खास तौर से बड़ौदा में योगी थे विष्णु भास्कर, उनके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ा उन पर। उसके बाद वो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में सामने आए। शुरू में वो छिपे तौर पर भारतीयों को जगाने का काम करते रहे, अपनी लेखनी के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से गुमनाम रूप से लिखते रहे और कालांतर में वो प्रकट रूप में एक प्रखर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के रूप में हम सबके सामने आते हैं। लेकिन अपने जीवन के अंतिम दौर में विभिन्न समयों पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण जेल की सजा भुगतते हुए अंत में वो उस समय की फ्रेंच कॉलोनी जो थी, फ्रांस का उपनिवेश था पौंडीचेरी, वहां पर जाते हैं और वहां उनके जीवन की एक नई शुरुआत होती है, आध्यात्मिक शुरुआत होती है और आध्यात्मिक तरीके से वो भारतीय राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्रवासियों की सेवा करते हैं और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ अध्यात्म का समन्वय करते हैं। उनके चिंतन की विशेष खासियत ये है कि उन्होंने राजनीति और अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश की। गांधी और विवेकानंद की तरह ही वो ये नहीं मानते थे कि राजनीति और आध्यात्मिकता या धर्म अलग-अलग चीजें हैं, बल्कि ये दोनों आपस में घुले मिले हैं और उनके लिए तो राष्ट्रवाद एक धर्म था, एक ईश्वरीय योजना थी। वो ये मानते थे कि भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की गुलामी से मुक्ति मानवता की प्रगति के लिए, विकास के लिए आवश्यक है और ईश्वर की ऐसी ही योजना है कि भारत फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, अपना आध्यात्मिक पुनर्जागरण करे और न केवल अपना विकास करे बल्कि मानवता का विकास करे, दुनिया का विकास करे। यानी उनका राष्ट्रवाद एक व्यापक राष्ट्रवाद है, उनके लिए राष्ट्रवाद एक धर्म है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया और ये ऐसा धर्म है जो मानवता के धर्म की ओर अग्रसर है।
अरविंद हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वय होना चाहिए। पाश्चात्य जगत केवल भौतिकता की तरफ अग्रसर है, जबकि पूर्व में आध्यात्मिकता का जोर है। अरविंद दोनों ही जीवन को महत्व देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ लिया जाए, बल्कि संसार में रहते हुए समर्पित भाव से व्यक्ति अपना भी विकास करे और दूसरों के विकास में भी योगदान दे, सामूहिक विकास में योगदान दे। इसके लिए जरूरी है कि जिस लौकिक जीवन में हम रहते हैं उसकी परिस्थितियों के सुधार पर भी जोर दिया जाए। यानी गीता के कर्म योग का पूरा पूरा प्रभाव है उनके चिंतन पर। इस भौतिक जीवन को जीने के लिए कर्म करना जरूरी है। कर्म से मुंह मोड़कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है। और ऐसा अरविंद ने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि पौंडीचेरी में जब उनका रुझान पूरी तरह अध्यात्म की तरफ हो गया था, तब भी सांसारिक जीवन की घटनाओं पर उनकी नजर रहती थी और वो उस पर टिप्पणियां करते थे, क्योंकि भौतिक जीवन को, लौकिक जीवन को समृद्ध बनाने की भी उन्हें चिंता थी। तो उनके पूरे दर्शन का आधार अध्यात्म है, लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं जो संसार से मुक्ति का रास्ता दिखाए, बल्कि संसार में रहकर कर्मों को करते हुए मानव कल्याण की तरफ अग्रसर हो, वही असली अध्यात्म है अरविंद की दृष्टि में। तो इस तरह से उन्होंने जीवन में भौतिकता और अध्यात्म के समन्वय पर जोर दिया। अपनी पुस्तक द लाइट डिवाइन में इस बात का पुरजोर समर्थन उनके द्वारा किया गया है। जहां तक उनके राजनीतिक विचारों की बात है, वो उस श्रेणी के राजनीतिक विचारक नहीं थे जैसा पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु थे, राम मनोहर लोहिया थे, बल्कि वो एक व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ थे। सक्रिय राजनीति में उनके द्वारा भाग लिया गया अपने जीवन के युवावस्था के दौरान। और जब हम उनके राजनीतिक चिंतन पर नजर डालते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके जीवन के 3 पड़ाव सामने आते हैं। पहले पड़ाव में वो अपने गुमनाम प्रकाशनों के माध्यम से, इंदु प्रकाश जैसी पत्रिका के माध्यम से या वंदे मातरम जैसे पत्र के माध्यम से भारतीयों को जगाने के लिए, उनमें जागृति लाने के लिए, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए उन्होंने संदेश दिए अपने लेखों के माध्यम से। शायद वो इस समय ये महसूस कर रहे थे कि भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो सीधे अंग्रेजों से मोर्चा ले सके। लिहाजा गुमनाम रूप में, छिपे रूप में उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन बाद में जब बंगाल विभाजन हुआ और राष्ट्रवाद अपने प्रखर रूप में सामने आया, उस समय अरविंद ने बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय सहभागिता दर्ज की। बंगाल अपने क्रांतिकारियों के लिए, अपनी चेतना के लिए, राष्ट्रवादी चेतना के लिए जाना जाता है और अरविंद उस राष्ट्रीय चेतना के एक महत्वपूर्ण अंग थे उस समय। बाद में सक्रिय राजनीति में भाग लेते लेते क्रांतिकारी के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने कई कानूनों को तोड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा महसूस हुए वो, लिहाजा कई बार उनको जेल में रखा गया, बंदी बनाया गया। जेल से छूटने, जेल के अंदर जाने, इन सारी प्रक्रियाओं के चलते अंत में उन्होंने पौंडीचेरी में जाकर शरण ली। उस समय पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था और पौंडीचेरी में जाकर उन्होंने अपना पूरा जीवन योग साधना में लगा दिया, समर्पित कर दिया। और योग के माध्यम से
भारतीय राजनीति को एक नई प्रेरणा प्रदान की, भारतीय राष्ट्रवाद को एक नव जीवन प्रदान किया, राष्ट्रवाद के साथ अध्यात्म को जोड़कर, और ये कहा कि बिना आध्यात्मिक उत्थान किए भारत अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बता दें कि अरविंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो उदारवादी धड़ा था, जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता था बल्कि औपनिवेशिक स्वराज्य की बात करता था, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की महिमा के गुणगान में व्यस्त था। वो ये मानता था कि अंग्रेज और अंग्रेज शासन भारत के लिए उपयोगी है, हितकारी है। अंग्रेज सबसे सभ्य प्रजाति के लोग हैं, न्यायप्रिय है, वो भारतीयों के साथ भी न्याय करेंगे। लिहाजा उन्होंने राजनीतिक सुधार की पद्धति में विश्वास व्यक्त किया, न कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरह खत्म करने। वो ये चाहते थे कि भारतीय शासन में धीमे धीमे सुधार हो, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और प्रशासनिक सुधार क्रमिक ढंग से हो। जहां कहीं भी ब्रिटिश शासन में त्रुटियां दिखाई देती हैं, कमियां दिखाई देती हैं, उनका क्रमिक ढंग से निवारण किया जाए। यानी वो कदापि ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पक्षधर नहीं थे। वो भारत में ब्रिटिश शासन को बने रहने देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितने लंबे समय तक ब्रिटिश लोग यहाँ बने रहेंगे, उतना ही भारतीयों का क्रमिक ढंग से कल्याण होगा, विकास होगा। अरविंद उदारवादियों की इस पद्धति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। उदारवादी कहते थे कि हम प्रार्थना पत्र दें, स्मृति पत्र दें, प्रतिनिधि मंडल भेजें। पूरा विश्वास है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे प्रार्थना पत्र पर जरूर विचार करेगी, भारतीयों को अधिकाधिक शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी, प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी, हमारे लिए बहुत सारे सुधारात्मक कार्य करेगी। अरविंद कहते थे कि नहीं, ब्रिटिश लोग जो व्यवहार भारतीयों के साथ करते हैं वो एक छलावा है, एक दिखावा है। उनकी आंतरिक मंशा भारतीयों का कल्याण करने की नहीं है, बल्कि वो तो अपना लाभ अर्जित करने के लिए इस देश पर प्रभुत्व बनाए हुए हैं। और दुर्भाग्य से उदारवादी कांग्रेसी इस बात को समझ नहीं पा रहे। उन्होंने उदारवादियों की इस बात के लिए भी आलोचना की कि स्वार्थवश वो ब्रिटिश शासन के पिछलग्गू बने रहते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, ताकि उन्हें कोई पद मिल जाए, कोई सम्मान मिल जाए। उनकी वास्तविक मंशा, यानी उदारवादियों की वास्तविक मंशा भी समूचे भारत का उत्थान करने की नहीं है। वो व्यक्तिगत हित की बात सोचते हैं, व्यक्तिगत कल्याण की बात सोचते हैं। तो अरविंद इन सारी परिस्थितियों के अंदर ये बात रखते हैं कि भारत का कल्याण एकमात्र पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति से ही हो सकता है। किसी तरह की गुलामी भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं है। तो पहली बार उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति अपना लक्ष्य बनाया, और भारतीयों को धीरे धीरे इसके लिए तैयार करने की कोशिश की। अब ये लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकेगा, इसके लिए जो साधन बताया अरविंद ने, वो था निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति। अरविंद ये मानते थे कि पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य भारतीय अपने पौरुष के बल पर अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। विवेकानंद की तरह उन्होंने भी कहा कि भारतीयों की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि उनके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी आ गई है, निराशा के भाव से वो घिर गए हैं। इन सबसे मुक्त होना होगा और अपने
प्रयत्नों के बल पर अपना स्वराज्य प्राप्त करना होगा। इसके लिए निष्क्रिय प्रतिरोध की जिस पद्धति का उन्होंने समर्थन किया, उस पद्धति के अंतर्गत उन्होंने माना कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो बनाई गई विदेशी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। भारतीय उन वस्तुओं का प्रयोग न करें जो विदेशों में बनाई जाती। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का समर्थन उन्होंने किया। ब्रिटिश लोगों ने भारत में अपना शासन सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया था, ताकि वो एक क्लर्कों का समूह तैयार कर सके जो शासन कार्य में उनका सहयोग कर सके। अरविंद ने गांधी की तरह, विवेकानंद की तरह राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का समर्थन किया, जिसमें भारतीय मूल्यों के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान किया जाए। और तीसरी बात निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत उन्होंने ये कही कि जितनी भी ब्रिटिश अदालतें हैं, न्याय की जो व्यवस्था है, उसका भी बहिष्कार करना होगा और उसके स्थान पर पंच निर्णय की पद्धति का सहारा लेना होगा। आपस में जो विवाद उत्पन्न होंगे, उन विवादों का समाधान पंच निर्णय के माध्यम से किया जाना चाहिए। बाद में चलकर गांधी ने इस पर विशेष बल दिया, पंच निर्णय की पद्धति पर, और हमारे यहाँ जो न्याय पंचायतों की धारणा विकसित हुई, उसका आधार भी ये विचार ही। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति का इसलिए समर्थन किया अरविंद ने, क्योंकि वो जानते थे कि अभी भारतीय सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार से मोर्चा लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए रणनीतिक ढंग से वहां भारतीयों को प्रहार करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना चाहिए, जहां जहां उन्हें लगता हो कि उनके बिना ब्रिटिश सरकार कामयाब नहीं हो सकती। व्यापारियों का देश था ब्रिटेन, और अरविंद ने शिद्दत से ये महसूस किया कि व्यापार में अगर घाटा होगा तो ये बात ब्रिटिश शासन के लिए ज्यादा हानिकारक। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन उन्होंने परिस्थितिवश किया। हालांकि वो ये मानते हैं कि आवश्यकता अनुसार हिंसक साधनों का प्रयोग ही उचित है। गांधी ने भी सविनय अवज्ञा की नीति का सहारा लिया, लेकिन गांधी की सविनय अवज्ञा पूरी तरह अहिंसात्मक साधनों पर आधारित थी। यहाँ पर अरविंद गांधी से थोड़ा मत भिन्नता रखते हैं और ये मानते हैं कि अहिंसा हर समय उचित रणनीति नहीं हो सकती। अगर शत्रु मानने को तैयार नहीं है, हमारा मान मर्दन करने पर तुला हुआ है, हर तरीके से हमें उखाड़ फेंकने पर तुला हुआ है, तो ऐसे शत्रु का मुकाबला करने के लिए हिंसा उचित है, ऐसा अरविंद ने माना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा का समर्थन उनके द्वारा किया। शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अहिंसा की आड़ में हम अपने प्रयत्नों से पीछे रहें, पौरुष से पीछे रहें, आत्मविश्वास का क्षरण हो हमारे अंदर अहिंसा की आड़ में। तो परिस्थितिवश जहां परिस्थितियों की मांग है, वहां हिंसक साधनों को अपनाना भी जायज है, ऐसा अरविंद ने माना। और खासतौर से ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद को गति प्रदान करने के लिए अरविंद ने ब्रिटिश सरकार का हिंसक ढंग से विरोध करने से भी गुरेज नहीं किया। उनका अगला राजनीतिक विचार राज्य के ऊपर है। राज्य के विषय में अरविंद के विचार व्यक्तिवादी हैं और समाजवादी, यानी वो राज्य को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? समाज और व्यक्ति। क्योंकि राज्य कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करता है, और जहां स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होगा,
वहां न तो व्यक्ति का आत्मिक विकास होगा और न ही समाज का भौतिक विकास होगा। समाज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के विचारों को गढ़ने में, उसके व्यक्तित्व को गढ़ने में समाज का बड़ा योगदान होता है। लेकिन किसी भी रूप में समाज और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारी नहीं पड़ने चाहिए, ऐसा अरविंद ने विचार व्यक्त किया। यानी इस दृष्टि से वो एक व्यक्तिवादी विचारक है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। यहाँ पर प्लेटो की तरह वो भी ये मानते हैं कि समाज और राज्य व्यक्ति का ही विकसित रूप है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विकसित रूप है। तो अगर व्यक्ति का आत्मिक विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से समाज भी विकसित होगा, राज्य भी विकसित होगा। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है उसके आत्मिक विकास के लिए, और स्वतंत्रता का ये वातावरण राज्य और समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए व्यक्ति। एक व्यक्तिवादी के रूप में वो राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्षधर है। यानी राज्य को बहुत ज्यादा व्यक्ति और समूह के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रीन जैसे विचारक की तरह अरविंद भी ये मानते हैं कि राज्य का काम व्यक्ति और समूह के जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना होना चाहिए। कोई आपदा आ रही है, कोई चुनौती आ रही है, उसको दूर करना होना चाहिए। एक सुविधा प्रदाता की भूमिका राज्य को निभानी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ। राजनीतिक विचारों का चरम रूप हमें देखने को मिलता है अरविंद की रचनाओं में, जब वो विश्व संघ की बात करते हैं। अरविंद ये मानते हैं कि मानव इतिहास को अगर उठाकर देख लिया जाए तो मनुष्य की प्रवृत्ति क्रमिक ढंग से छोटे से बड़े संगठन की ओर, विकास की ओर रही। यानी मनुष्य का सांगठनिक जीवन पहले परिवार के रूप में शुरू हुआ, फिर गांव के रूप में डेवलप हुआ, उसके बाद जनपद, जनपद के बाद प्रांत, प्रांत के बाद राष्ट्र, और फिर राष्ट्र के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य। अरस्तु जैसे विचारक के चिंतन में भी हम देखते हैं कि राज्य पर आदर्शवादी ढंग से विचार करने के बाद अरस्तु ये मानते हैं कि नगर राज्य ही राज्य का सबसे उत्तम रूप है। हीगल के विचारों को देखें हम तो वो राष्ट्र राज्य को राज्य का सर्वोत्तम विकास मानते हैं, लेकिन अरविंद इनसे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि राज्य भी विकास की प्रक्रिया में संलग्न है, और जो मौजूदा राज्य है राष्ट्र राज्य, वो भी विकसित होगा किसमें? एक विश्व राज्य के रूप में, एक विश्व संघ के रूप में। और ये विश्व संघ इसलिए बनेगा क्योंकि अरविंद ये कहते हैं कि जो मानवता है वो आध्यात्मिक रूप से एकता के सूत्र में बंधी हुई। यानी इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतानें हैं, सब में उसी आत्मा का रूप दिखाई देता है, विश्व आत्मा का रूप दिखाई देता है, ईश्वर का रूप दिखाई देता है। तो ईश्वर की संतान होने के नाते मनुष्य रूप रंग भौतिक रूप में, बौद्धिक रूप में भिन्न होते हुए भी उसका जो सार है, उसकी जो आत्मा है वो एक। और जिस दिन मनुष्य, दुनिया के सभी मनुष्य इस अनुभूति को प्राप्त कर लेंगे, यानी उनका आत्मिक विकास हो जाएगा, उस वक्त राष्ट्र, जाति, धर्म, प्रजाति, इन सब को लेकर जो भेद है वो समाप्त हो जाएगा। विभिन्नता को सभी एंजॉय करेंगे, विभिन्नता की जो अच्छाइयां हैं उनका लाभ समाज को मिलेगा, लेकिन इन विभिन्नताओं के आधार पर कोई झगड़ा नहीं होगा उस विश्व संघ में। और ये विश्व राज्य भी अंतिम संगठन नहीं होगा, ऐसा अरविंद मानते हैं, क्योंकि
विकास करना उसका स्वभाव है। मनुष्य निरंतर इस खोज में लगा रहता है कि वो हर संगठन का अच्छा विकास कर सके। तो विश्व राज्य भविष्य का राज्य होगा और ये विश्व संघ वैश्विक राज्य आत्मिक और मनोवैज्ञानिक एकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये भी अंतिम राज्य नहीं है। और यहीं पर अरविंद ने कॉन्टिनेंट वाइज यानी महाद्वीपों के स्तर पर भी संघ की कल्पना की कि यूरोप का एक संघ डेवलप होगा, एशिया का संघ डेवलप होगा, संयुक्त राज्य यूरोप, संयुक्त राज्य अफ्रीका, संयुक्त राज्य एशिया, ऐसे संगठनों की कल्पना अरविंद के द्वारा की गई। और हम ये देखते हैं कि ये कल्पना साकार भी दिखाई देती है जब हम यूरोपियन यूनियन के रूप में यूरोप का संगठन देखते हैं, अफ्रीकन राज्यों के संगठन के रूप में उनका एक संघ देखते हैं, और अभी एशियाई राज्यों के संगठन की भी बात चल रही। तो अरविंद के विचार बहुत प्रासंगिक है और इस दृष्टि से हम उन्हें एक दूरदर्शी विचारक और दार्शनिक भी मान सकते हैं, जिन्होंने बहुत पहले आज जो स्थितियां चल रही हैं उनकी कल्पना कर ली थी। वैश्वीकरण का दौर है और ये वैश्वीकरण का दौर अगर इसी तरह आगे जारी रहा तो विश्व संघ, विश्व राज्य भी दूर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में उसका एक प्राथमिक स्वरूप हम देख ही रहे। तो ये सारे जो राजनीतिक विचार हैं, जो उनके अनुभव पर आधारित हैं, विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप निर्मित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन की परिस्थितियों स्वरूप निर्मित हुए, उनको संग्रहित करने का कार्य अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वयं अरविंद घोष के द्वारा किया गया। लिहाजा उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है वो है द लाइफ डिवाइन, द मदर, सिंथेसिस ऑफ योग, द आवर ऑफ गॉड, वंदे मातरम, सावित्री, अ लीजेंड एंड सिंबल, भगवत गीता एंड इट्स मैसेज, रीबर्थ एंड कर्म। तो अरविंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के आयाम बहुत व्यापक है। एक दार्शनिक, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी से लेकर एक राजनीतिक विचारक तक के रूप। आशा है आपको अरविंद घोष के विचार समझ में आए होंगे। किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो तो चैट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यथासंभव उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।